आज का ये जो डीप डाइव है, ये सच में दिमाग घुमाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम सबने कंप्यूटर वायरसेस और हैकिंग के बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल। पर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो किसी आम कंप्यूटर वायरस की कहानी नहीं है। असल में 2025 और 2026 आते-आते रैनसमवेयर का रूप इतना बदल चुका है, मतलब इतना खतरनाक हो गया है कि इसने पूरी दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगों को हिलाकर रख दिया है। सही कहा। ये पहले जैसा नहीं रहा। वही तो। आज के इस विश्लेषण के लिए हमने एक बहुत ही सॉलिड टेक और लीगल रिसर्च का स्टैक जमा किया है। इसमें सेंटिनल-1, पैलो एल्टो नेटवर्क्स, स्कैडन की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का नया डेटा भी है। बिल्कुल। उसके साथ ही एक्सेबीम, रिकॉर्डेड फ्यूचर और अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन यानी AHA जैसी बड़ी संस्थाओं की ताज़ा रिपोर्ट्स और डेटा भी शामिल हैं। और आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे साइबर हमले अब उन हैकर्स का खेल नहीं रह गए हैं जो किसी अंधेरे कमरे में हुडी पहनकर बैठे होते थे। वो जमाना गया। हाँ, बल्कि अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जिसे सिंथेटिक एडवर्सरीज कहा जा रहा है, यानी ऐसे दुश्मन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लैस है। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इस बदलाव की गहराई को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर हम पिछले 10 साल के साइबर हमलों को देखें और आज के इस नए सिंथेटिक एडवर्सरी वाले दौर को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। असल में फर्क क्या है? देखिए, पुराने दौर में हमले होते थे, डेटा लॉक कर दिया जाता था और स्क्रीन पर एक मैसेज आता था कि बिटकॉइन में पैसे दे दो। वो एक आसान और सीधा तरीका था। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक पूरी तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जा रहा साइबर क्राइम है। एक बिजनेस की तरह। बिल्कुल, एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। और आज हम इन्हीं सभी पहलुओं को और उनके पीछे की टेक्नोलॉजी को बहुत विस्तार से खोलकर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेगा लॉस के इस युग से। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और उसमें 2024 में हुए चेंज हेल्थकेयर के रैनसमवेयर हमले का जिक्र था। वो बहुत बड़ा हमला था। सच बताऊं तो इस हमले के आंकड़ों ने मुझे हैरान कर दिया। हम यहाँ कुछ लाख डॉलर के नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। इस अकेले हमले की कीमत लगभग 2.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। हाँ, लगभग 3 बिलियन डॉलर। और इसका असर इतना बड़ा था कि लगभग 192.7 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ लोगों का डेटा इस एक हैक में प्रभावित हुआ। ये कोई आम बात नहीं है। क्या मेडिकल इंडस्ट्री इतनी कमजोर हो चुकी है या फिर ये हमला ही किसी अलग लेवल का था? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई आम डेटा चोरी नहीं थी और ना ही ये किसी छोटे मोटे क्लिनिक पर हमला था। तो फिर चेंज हेल्थकेयर इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि चेंज हेल्थकेयर अमेरिका के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये पूरे देश के 3 में से 1 मरीज का रिकॉर्ड हैंडल करता है। सोचिए, हर साल लगभग 15 बिलियन हेल्थ केयर ट्रांजैक्शंस इस सिस्टम से गुजरते हैं। ओ बाप रे, 15 बिलियन? हाँ, तो जब ब्लैक कैट, जिसे अल्फा वीबी कहा जाता है, उस हैकर ग्रुप ने इस सिस्टम पर कब्जा किया तो उन्होंने किसी एक सर्वर को टारगेट नहीं किया। उन्होंने पूरे देश की मेडिकल सप्लाई चेन की नस दबा दी, एक ही झटके में। बिल्कुल। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि इस कंपनी ने हैकर्स को 22 मिलियन डॉलर की भारी भरकम फिरौती दी ताकि मरीजों का डेटा बचाया जा सके। लेकिन फिरौती देने के बाद भी तो मामला शांत नहीं हुआ ना? मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि पैसा देने के बावजूद कहानी वहां खत्म नहीं हुई। सही पकड़ा। वहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। 22 मिलियन डॉलर देने के बाद भी डेटा सुरक्षित नहीं रहा। फिर क्या हुआ? इसके तुरंत बाद रैनसम हब नाम के एक दूसरे हैकर ग्रुप ने सामने आकर कहा कि वो डेटा अब उनके पास है और उन्होंने फिर से उस डेटा को लीक करने की धमकी देकर दोबारा पैसे ऐंठने की कोशिश की। एक ही डेटा के लिए 2 बार पैसे? हाँ, इस नई तकनीक को साइबर की भाषा में डबल एक्सटॉर्शन कहते हैं। यानी आपने एक बार चोर को पैसे दे दिए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चोर कल दोबारा वापस आकर और पैसे नहीं मांगेगा। साइबर क्रिमिनल्स के बीच अब कोई असूल नहीं बचा है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और मैं AHA यानी अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन के सर्वे के नतीजे देख रही थी। उनका डेटा बहुत डरावना है। सच में। उस डेटा के हिसाब से अस्पतालों का जो आर्थिक नुकसान हुआ वो सिर्फ डेटा तक सीमित नहीं था।
94% अस्पतालों को भारी फाइनेंशियल डैमेज उठाना पड़ा। क्योंकि उनके पास पैसे आने बंद हो गए थे। वही तो, उनका कहना था कि क्योंकि चेंज हेल्थ केयर का सिस्टम डाउन था, वो अपने क्लेम्स प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा, जिनकी दवाइयां और सर्जरी रुक गईं। यहाँ तक कि कई छोटे क्लिनिक तो ऐसे थे जो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने या जरूरी दवाइयां खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ हेल्थ केयर तक सीमित नहीं है। अगर हम अन्य सेक्टर्स को देखें तो वहां भी हालात खराब हैं। हालीबुटन जैसे एनर्जी सेक्टर के दिग्गज पर हुए हमले को ही देख लीजिए। हाँ, वहां भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वहां उन्हें सीधे तौर पर $35 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। और यूके के सिनोविस पर जो हमला हुआ, उसका असर तो और भी दिल दहला देने वाला था। सिनोविस, वो ब्लड टेस्टिंग वाली कंपनी? हाँ, सिनोविस एक बहुत बड़ा पैथोलॉजी प्रोवाइडर है। जब उनका सिस्टम हैक हुआ तो अस्पतालों के ब्लड मैचिंग सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। उसका आखिरी नतीजा क्या निकला? पूरे देश में अचानक ओ नेगेटिव ब्लड की भारी कमी हो गई। ओहो। और 10,000 से ज्यादा मेडिकल अपॉइंटमेंट्स और ऑपरेशन रद्द करने पड़े। अब कोई भी समझ सकता है कि यह सिर्फ कंप्यूटर और फाइल्स का मामला नहीं रहा, यह जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। तो ऐसे में तो एक्सटॉर्शन का लेवल भी बढ़ गया होगा। अगर डबल एक्सटॉर्शन हो रहा है तो क्या हैकर्स अब और भी नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को डराने के? जी हाँ, अब बात सिर्फ डबल एक्सटॉर्शन तक नहीं रुकी है। अब हैकर्स ट्रिपल या क्वाड्रुपल एक्सटॉर्शन यानी 3 या 4 गुना दबाव बनाने की तकनीक पर उतर आए हैं। मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। हाँ, जरूर। पहला स्टेप होता है आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देना यानी लॉक कर देना। दूसरा स्टेप होता है धमकी देना कि अगर पैसे नहीं दिए तो कॉन्फिडेंशियल डेटा इंटरनेट पर लीक कर देंगे। ये तो डबल एक्सटॉर्शन हो गया। सही। अब तीसरा स्टेप यह है कि हैकर्स सीधे कंपनी के ग्राहकों, मरीजों या क्लाइंट्स को फोन करना या ईमेल करना शुरू कर देते हैं। सीधे क्लाइंट्स को? हाँ। वो में डराते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, अब हम तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स पब्लिक कर देंगे। और चौथा स्टेप यानी क्वाड्रुपल एक्सटॉर्शन, यह है कि वो उस कंपनी की बची कुची वेबसाइट्स पर एक साथ इतना ट्रैफिक भेजते हैं जिसे डीडॉस अटैक कहते हैं, ताकि कंपनी का बचा हुआ ऑनलाइन वजूद भी पूरी तरह से ठप हो जाए। एक तरह से वो चारों तरफ से आग लगा देते हैं। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला है। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात मुझे इन रिपोर्ट्स में लगी वो है इन हमलों की स्पीड। मैं पालो अल्टो नेटवर्क्स की रिपोर्ट का डेटा देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ब्रेकआउट टाइम वाला डेटा? हाँ, उनके अनुसार पहले एक हैकर को किसी सिस्टम में घुसने के बाद फैलने में, जिसे टेक्निकल भाषा में ब्रेकआउट टाइम कहते हैं, औसतन 62 मिनट लगते थे। फिर ये समय घटकर 29 मिनट हुआ, जो कि खुद में बहुत फास्ट है। बिल्कुल। और अभी हाल ही में उन्होंने जो सबसे तेज हमला दर्ज किया है उसका ब्रेकआउट टाइम मात्र 27 सेकंड था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक इंसान 27 सेकंड में नेटवर्क के अंदर इतनी तेजी से नेविगेट करके डेटा कैसे लॉक कर सकता है? ये फिजिकली कैसे संभव है? ये फिजिकली किसी इंसान के लिए संभव है ही नहीं। और यहीं पर सिंथेटिक एडवर्सरी का कॉन्सेप्ट सामने आता है, यानी एआई का इस्तेमाल। हाँ, इंसान की स्पीड की एक लिमिट होती है, पर मशीन्स की नहीं। इतनी स्पीड इसलिए देखी जा रही है क्योंकि अब हैकर्स खुद कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग या हैकिंग नहीं कर रहे हैं, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर चुके हैं। तो उन्होंने पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है। बिल्कुल, इन हमलों को ऑटोमेट कर दिया गया है। एक बार जब एआई किसी सिस्टम में घुसता है तो वो मिलीसेकंड्स में फैसले लेता है। तो क्या एआई खुद मालवेयर लिख रहा है और सिस्टम में डाल रहा है? उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हो रही है। यहीं पर एक नया टेक्निकल टर्म आता है जिसे हम लिविंग ऑफ द एआई लैंड या लोटेल कहते हैं। ये लोटेल क्या होता है? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक इंटरनल एआई चैटबॉट चल रहा है जो कंपनी के सभी लीगल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है ताकि एम्प्लॉयज को मदद मिल सके। ठीक है। अब नए हैकर्स कोई अलग से वायरस बनाकर आपके सिस्टम में नहीं भेजते, वो चुपचाप आपके उस लीगल एआई टूल को हाईजैक कर लेते हैं। फिर वो उसी एआई को कमांड देते हैं कि पिछले 1 साल का सारा गुप्त डेटा इकट्ठा करो और मुझे भेज दो। ओह, यानी अंदर के ही टूल का गलत इस्तेमाल। सही, क्योंकि ये काम कंपनी के अपने ही एआई टूल के जरिए हो रहा होता है, इसलिए आपके सिक्योरिटी अलार्म्स बजते ही नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम को लगता है कि ये तो अपना ही कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, जैसे आपके घर का ही सिक्योरिटी गार्ड आपके खिलाफ हो जाए। एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ा। हाँ, वाइब एक्सटॉर्शन एक नया ट्रेंड बन गया है। पहले क्या होता था, जब कोई फिशिंग या स्कैम ईमेल आता था तो हम उसे उसकी खराब ग्रामर या अजीब सी स्पेलिंग मिस्टेक से पहचान लेते थे। लेकिन अब एआई की मदद से हैकर्स बिल्कुल प्रोफेशनल,
बेदाग और बेहद डरावने एक्सटॉर्शन ईमेल्स लिखवा रहे हैं। जिनकी भाषा बहुत सटीक होती है। बिल्कुल। इन ईमेल्स का टोन इतना परफेक्ट और साइकोलॉजिकल रूप से इतना दबाव डालने वाला होता है कि पढ़ने वाले के पसीने छूट जाए। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोई असली लीगल नोटिस है या हैकर की धमकी। सही कहा। और इन हमलों के पीछे कौन है, ये पहचानना भी मुश्किल होता जा रहा है। रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट है जिसका निष्कर्ष ये है कि 2026 में रैंसमवेयर की दुनिया अब सिर्फ किसी एक देश या किसी एक छोटे से कोने तक सीमित नहीं रह गई है। पहले तो लोग सोचते थे कि ये ज्यादातर रशिया से ऑपरेट होता है। हाँ, पहले लोग सोचते थे कि ये सिर्फ किसी खास देश के आपसी नेटवर्क तक सीमित है। लेकिन अब ये साइबर क्राइम पूरी तरह से ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। अब डार्क वेब पर DDoS एज अ सर्विस दी जा रही है। इसका मतलब कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। यानी आपको हैकिंग आती हो या ना आती हो, आप थोड़े पैसे देकर किसी भी कंपनी पर हमला करवा सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में मुझे एक ऐसी डिटेल मिली जिसने मुझे सच में चौंका दिया। गिग वर्कर्स का इस्तेमाल। ये बहुत ही शातिर तरीका है। सोचिए, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर आजकल ऐसे हैकर्स आम लोगों को हायर कर रहे हैं। एक आम इंसान जो फ्रीलांस काम ढूंढ रहा है, उसे लगता है कि उसे किसी IT सपोर्ट या नेटवर्क टेस्टिंग का काम मिला है। उन्हें सच्चाई का अंदाजा भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इन फ्रीलांसर्स को बोला जाता है कि आप फलाना कंपनी के ऑफिस में जाइए और वहां एक पेन ड्राइव लगा दीजिए या किसी सर्वर का केबल ठीक कर दीजिए। उस बेचारे फ्रीलांसर को पता भी नहीं होता कि वो अनजाने में किसी खतरनाक रैंसमवेयर गैंग के लिए काम कर रहा है और किसी बड़ी कंपनी के नेटवर्क में सेम लगवा रहा है। सही। और जब ऐसे नए तरीकों से सिस्टम पर हमला होता है तो सॉफ्टवेयर की दुनिया की सप्लाई चेन पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। इस साल के शुरू में शाय-हुलूट 2.0 और सेसमे ऑप जैसे अटैक्स देखे गए थे। ये सप्लाई चेन अटैक्स कैसे काम करते हैं? अगर किसी को टेक की उतनी समझ ना हो तो मैं इसे आसान शब्दों में समझाता हूं। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर नया कोड लिखते वक्त कुछ पुराने और आसान टूल्स इंटरनेट से डाउनलोड करता है, जिसे पैकेजेस कहते हैं। जैसे NPM पैकेजेस। हाँ, बिल्कुल वही। हैकर्स ने क्या किया कि इन्हीं आम टूल्स के अंदर अपना एक छुपा हुआ वायरस डाल दिया। एक setup1.js नाम की स्क्रिप्ट डाल दी। तो जब डेवलपर उसे डाउनलोड करता है, तो जब भी किसी बड़ी कंपनी के डेवलपर ने वो आम सा टूल डाउनलोड किया, वो वायरस उसके सिस्टम में आ गया। शाय-हुलूट अटैक में उन्होंने बिल्कुल यही टेक्निक अपनाई थी। इसका असर कितना बड़ा था? एक ही झटके में हजारों डेवलपर्स के सिस्टम एक साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए। और सेसमे ऑप वाले हमले ने तो OpenAI के खुद के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना पूरा कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क चला लिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर सप्लाई चेन इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है, 27 सेकंड में हमले हो रहे हैं और AI हमला कर रहा है, तो दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं? क्या वो बस तमाशा देख रही हैं या इन नए खतरों से निपटने के लिए कुछ कानून भी बनाए जा रहे हैं? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो सरकारों को अब ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है कि इन हमलों को प्राइवेट रखना या छिपाना ही आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। पहले तो कंपनीज छिपाती ही थीं। पुराने वक्त में जब किसी बड़ी कंपनी पर हमला होता था तो वो अपनी मार्केट वैल्यू और इज्जत बचाने के लिए चुपचाप हैकर्स को फिरौती दे देते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। पर अब ये कल्चर बदला जा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नया कानून। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का नया साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2024 इसका एक सबसे बड़ा और शक्तिशाली उदाहरण है, जो 30 मई 2025 से लागू हो चुका है। ये कानून इस सोच पर आधारित है कि अंधेरे में होने वाला साइबर क्राइम सबसे खतरनाक होता है, इसलिए सब कुछ रोशनी में लाना जरूरी है। हाँ, और इस नए ऑस्ट्रेलियन कानून की बारीकियां समझना वाकई जरूरी है। इस नए कानून के तहत किसी भी ऐसे बिजनेस को जिसका सालाना टर्नओवर $3 मिलियन से ज्यादा है, अगर वो किसी भी रैंसमवेयर अटैक में हैकर्स को फिरौती देता है, चाहे वो कैश हो, बिटकॉइन हो या किसी और डिजिटल एसेट के रूप में हो, तो उन्हें सरकार को बताना ही होगा। बिल्कुल। उसके लिए ठीक 72 घंटे के अंदर सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो सबसे कड़ी बात है वो ये कि जनवरी 2026 से इस कानून का फेज 2 भी शुरू हो चुका है, जिसका सीधा मतलब है कि कंप्लायंस सख्त हो गई है। हाँ, जिसका मतलब है कि अब ये सिर्फ एक गाइड नहीं रहा। अगर किसी ने जानकारी छिपाई या रिपोर्ट नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। कंप्लायंस अब एक शर्त बन चुकी है। और सुनने वालों को ये जानना जरूरी है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी ऐसी ही सख्ती हो रही है। अमेरिका में CIRCA नाम का एक्ट है जो 2026 तक पूरी तरह लागू होने की दिशा में है। वहाँ के नियम कैसे हैं? उसमें तो नियम और भी सख्त हैं। किसी भी साइबर इंसिडेंट की खबर सरकार को 72 घंटे में देनी होगी, और अगर आपने फिरौती दी है
तो उसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी होगी। सिर्फ 24 घंटे में? ये तो बहुत कम समय है। हाँ, यूरोप में भी NIS 2 डायरेक्टिव ने अब कंपनीज के आम एम्प्लॉइज को नहीं बल्कि टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। अगर कंपनी की सिक्योरिटी फेल होती है तो जवाबदेही सबसे ऊपर बैठे लोगों की होगी। यहीं पर मैं स्कैडन की उस लॉ फर्म वाली रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक बात साफ हो गई कि अब सिर्फ हैकर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, कानूनी पछेड़ा उससे भी बड़ा दुश्मन बन गया है। स्कैडन की रिपोर्ट का नजरिया कानूनी रूप से बहुत अहम है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब हैकर्स को पैसे देना अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी रिस्क है। मान लीजिए आपने अनजाने में किसी ऐसी हैकर ग्रुप को फिरौती दे दी जिन पर किसी सरकार ने पाबंदी यानी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जैसे ओफैक की लिस्ट में शामिल कोई आतंकी या क्रिमिनल ग्रुप। तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वही तो, अगर ऐसा हुआ तो कंपनीज पर सरकारी विभाग करोड़ों डॉलर का जुर्माना अलग से लगा सकते हैं। इसीलिए अब किसी भी साइबर इंसिडेंट के रिस्पॉन्स के समय वकीलों की सलाह लेना और साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स की ठीक से जांच करना, जिसे वेटिंग वेंडर्स कहते हैं, सबसे अहम कदम हो गया है। अब आप बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठा सकते। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है जो कानूनी और टेक्निकल दोनों पहलुओं को जोड़ता है। वो सवाल क्या है? एक तरफ सरकारी नियम है कि 72 घंटे में रिपोर्ट करो, दूसरी तरफ हमले का ब्रेकआउट टाइम घटकर 27 सेकंड रह गया है। जब हमले 27 सेकंड में हो रहे हैं और हैकर्स AI का इतना एडवांस लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बचाव कैसे होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो IT का कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, 27 सेकंड में हमला पहचान कर उसे एनालाइज करके रोक तो नहीं सकता। यहीं पर डिफेंस इंडस्ट्री में एजेंटिक SOC यानी ऑटोनॉमस सिक्योरिटी ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, वो जमाना सच में पीछे छूट गया जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट आता था और कोई IT वाला इंसान मैनुअल तरीके से उसे चेक करने बैठता था। अब इंसान इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते। आज के दौर में ऐसी स्पीड पर बचाव के लिए भी उतने ही ताकतवर AI की जरूरत पड़ रही है। एक्ज़ैबीम की रिपोर्ट इस नए बचाव के तरीकों पर बहुत गहराई से रोशनी डालती है। उन्होंने उन टूल्स का जिक्र किया होगा। हाँ, उनके अनुसार अब थ्रेट हंटिंग टूल्स इतने एडवांस हो गए हैं जो CM, XDR और थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको आम जिंदगी के उदाहरण से समझाऊं तो आप इन टूल्स को एक डिजिटल CCTV समझ लीजिए, लेकिन ये एक आम CCTV भी नहीं है। सही कहा। ये सिर्फ रिकॉर्ड करने वाला कैमरा नहीं है, ये एक ऐसा स्मार्ट कैमरा है जो किसी भी घुसपैठिए को देखते ही तुरंत सारे दरवाजे खुद ब खुद लॉक कर देता है, बिना किसी गार्ड के आने का इंतजार किए। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। टेक की भाषा में इसे बिहेवियरल बेसलाइनिंग कहते हैं। एक्सबीम की रिपोर्ट यही समझाती है कि पिछले दशक की सिक्योरिटी रूल बेस्ड थी, यानी पहले से सेट किए हुए नियम। हाँ, यानी सिस्टम को पहले से बताया जाता था कि ये निशानियां एक वायरस की हैं, इन्हें रोको। पर नए AI अटैक्स की कोई निशानी नहीं होती। तो अब नए बचाव के सिस्टम्स मशीन लर्निंग की मदद से पहले ये सीखते हैं कि नेटवर्क के अंदर नॉर्मल क्या होता है। तो अगर कुछ भी एबनॉर्मल हुआ तो वो समझ जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर कोई API की अचानक से रात के 2 बजे सारा गुप्त डेटा डाउनलोड करने लगे, जो कि उसका नॉर्मल काम नहीं है, तो ये डिफेंस AI किसी ह्यूमन मैनेजर के अप्रूवल का इंतजार नहीं करेगा। वो मिली सेकेंड्स में उस अकाउंट को ब्लॉक कर देगा और उस पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर देगा। AI ही AI को रोकने का अकेला तरीका बन चुका है। और यही बात सुनने वालों को बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। अक्सर जब हम ऐसी टेक्निकल टर्म्स या AI और हैकिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ IT वालों की चिंता का विषय है, इससे उनका क्या लेना देना। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पर सच्चाई ये है कि इसका असर बहुत आम और व्यापक है। भले ही कोई किसी टेक फील्ड से ना जुड़ा हो, लेकिन जब अचानक अस्पताल जाने पर मेडिकल अपॉइंटमेंट रद्द हो जाता है, या जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट समय पर नहीं आती, या किसी बड़ी सुविधा में रुकावट आती है, तो उसके पीछे यही साइबर युद्ध चल रहा होता है। हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल हो चुकी है। हमारा प्राइवेट मेडिकल डेटा, हमारी पर्सनल पहचान, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये सब इन्हीं सिस्टम्स और सप्लाई चेन्स में मौजूद हैं। इसलिए ये विषय और इन नए नियम और AI की बातें सभी की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने ये देखा कि रैंसमवेयर अब सिर्फ फाइल्स को लॉक करके चंद पैसे मांगने का छोटा मोटा धंधा नहीं रहा। ये अब लोगों की पहचान चुराने,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करने और ज़रूरत पड़ने पर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर देने का एक भयानक और बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। वाकई ये बिल्कुल एक नया और थोड़ा डरावना दौर है। और इस नए दौर की इस गहरी चर्चा को देखते हुए मेरे पास एक आखिरी विचार है जो किसी के लिए भी सोचना दिलचस्प होगा। आइए सुनते हैं। जरा इस पूरी तस्वीर को मिलाकर देखिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इतने एडवांस हमले कर रहा है और उसको रोकने के लिए, बचाव करने के लिए भी एआई का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके ऊपर से नए सरकारी कानून कंपनियों को मजबूर कर रहे हैं कि हर हमले, हर फिरौती को पूरी तरह से दुनिया के सामने पारदर्शी रखा जाए, तो इसका आगे क्या नतीजा निकल सकता है? तो क्या हम बहुत जल्द वो दिन देखने वाले हैं जब किसी कंपनी का ऑटोनॉमस डिफेंस एआई हमला करने वाले हैकर्स के एआई के साथ खुद ही फिरौती की रकम पर मोल भाव यानी नेगोशिएट कर रहा होगा, और हम इंसान बस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने शांति से बैठकर ये पूरा साइबर युद्ध और सौदा एक तमाशे की तरह देख रहे होंगे? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला और बेहद गहरा सवाल है। क्या वाकई आने वाले कल में साइबर युद्ध और समझौते दोनों ही पूरी तरह से इंसानों के हाथ से निकलकर मशीन्स के हाथ में चले जाएंगे? इस एक चिंतन योग्य और हैरान करने वाली सोच के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस विषय में और जानने के लिए और इन बदलते हालातों पर गौर करने के लिए जरूर समय निकालें और अपने आसपास के सिस्टम्स पर ध्यान दें। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।